ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। ये किस्सा कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत में विभिन्न इलाकों में अपने व्यवसायिक केंद्र स्थापित कर कारोबार शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत, बम्बई और पूरब में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह, हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुलकशीरा, कपड़ा और खनील ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनसे कुल सामान की कीमत पर 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाली और डच व्यापारी के अलावा कई स्वतंत्रता व्यापारी भी इस इलाके में सक्रिय थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख जोजाया चाइल्ड के क्रोध की सीमा न रही। उन्हें स्वीकार नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला किया वह अजीबोगरीब नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाज़ों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़ें उन्हें लूट ले। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भारत भी भिजवा दी और उन्हें निर्देश दिए कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर लें। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंग चाइल्ड भी कहा जाता है। अभी चाइल्ड का बचकानापन कहें या उसकी दिलेरी कि वो 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यहीं से पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही स्तर हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक, कश्मीर से पांडुचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर तजुर्बेकार हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत से टक्कर ले सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की फौजों की तादाद 40,000 से अधिक थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से अधिक थी। उसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय लोग शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो बम्बई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इसके जवाब में मुगलों के एक काले मंत्री अलबहार सिद्दी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बम्बई तट की घेराबंदी कर ली। इस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज मुंबई में मौजूद थे। उन्होंने बाद में अपनी एक किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा है। वो लिखते हैं, सिद्दी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दागकर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के हाल में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी। हैमिल्टन के मुताबिक सिद्दी याकूत ने किले के बाहर कंपनी के इलाके लूट कर वहां मुगलिया हुकूमत के झंडे गाड़ दिए थे और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला। बाकियों के गले में जंजीरें पहनाकर बम्बई की गलियों में गुजारा गया। बम्बई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहां एक मजबूत किला बनाकर कारोबार शुरू कर दिया था। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेज व्यापारी, सिपाही, पादरी और वास्तुकार और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से भारतीय लोग भी यहाँ आकर रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से फैलने लगी थी। यही आबादी भागकर किले में पनाह ली हुई थी और किला सिद्दी याकूत की घेराबंदी में था। जल्द ही खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बम्बई के मौसम का शिकार होकर एक एक करके मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुप्पे से बाहर निकलते और सीधे जाकर सिद्दी याकूत से जा मिलते। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कुछ तो धर्म बदल कर मुसलमान हो गए। सिद्दी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे,
لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود بخود ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے ہی گولہ باری کرنا جاری رکھا۔ ایسے ہی استھتی دیش کے پورب میں ہوئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے ہنگلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیر لیا، آواجاہی کے سبھی راستے بند کر دیے۔ بنگال کی گھیرہ بندی تو جلد ہی ختم ہو گئی، دونوں پکشوں نے صلح کر لی، لیکن بمبئی کی یہ سلسلہ 15 مہینوں تک چلتا رہا۔ آخرکار انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 دوت اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ ہار کی شرطیں طے کر سکیں۔ ان دوتوں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوآر تھے۔ یہ کئی مہینوں کی کوشش کے بعد آخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے، اور حلیہ ایسا کہ کسی دیش کے راجنائک پرتنیدھیوں کی جگہ وہ کہیں کے فقیر لگ رہے تھے۔ دونوں دودھ مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا گیا۔ تخت بادشاہ نے سختی سے ڈانٹا اور پھر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ دونوں نے پہلے گلگلا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپرادھ کو سویکار کیا، معافی مانگی، پھر کہا کہ ان کا ضبط کیا ہوا ویپاری لائسنس پھر سے بحال کیا جائے اور سیدھی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کی گھیرہ بندی ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر منظور کی گئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں، آگے سے آگیاکاری ہونے کا وعدہ کریں، بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پرمکھ جوجائے چائل بھارت چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کریں۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، سو انہوں نے سویکار کر لیا اور واپس بمبئی جا کر سیدھی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے گھیرہ بندی کو ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کو 14 مہینوں کے بعد چھٹکارا ملا۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے پہلے بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے بیچ تھی، لیکن جنگ کے بعد صرف 60 سے ادھک لوگ نہیں بچے تھے، باقی تلوار اور مہاماری کے شکار ہو گئے تھے۔ آنے والے سالوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس سرمناک یدھ کے قصے کو برٹین کی جنگتا تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ جارج آؤٹنگ نے 6 سال بعد اس جنگ کے بارے میں لکھا تو ہار کا کارن مغلوں کی دھوکے بازی بتایا۔ اس پر کمپنی نے اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ آؤٹنگ اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کے ساہس کے قصے بتاتے ہیں، جنہوں نے 10 گنا بڑی دشمن کی فوج کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں انگریزوں کی نہیں بلکہ سیدھی یاقوت کی ہار ہوئی تھی۔ یہی نہیں، انہوں نے مغل دربار میں انگریز دوتوں کے ساتھ کیے گئے برتاؤ کو غائب کر دیا۔ ہیملٹن نے کتاب کو لکھی، لیکن اسے چھپنے میں 40 سال لگ گئے۔ اس گھٹنا کو اتنا سمے بیت چکا تھا کہ اس کتاب کو زیادہ توجہ نہیں ملی۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اورنگزیب اگر انگریزوں کو معافی نہ دیتے، انہیں بھارت سے نکال کر باہر کر دیتے، تو آج اتہاس کچھ اور